बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज टेल टाइम बाय आमना यासीन। आज की नई कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं कहानी का आगाज। कहानी का टाइटल है राह गुजर की मसाफतें। अनाया ने बिरयानी को दम देने के बाद काउंटर पर फैले कचरे को समेटा और बर्तन धो के काउंटर को तोले से साफ किया। फ्रिज खोलकर उसने एक नजर सारी तैयार चीजों को देखा। ट्राइपर, रायता, सलाद, फ्रूट चाट सब थे। उसने मुतमईन अंदाज में गहरा सांस लिया। हल्की सी दस्तक देकर इसने दरवाजा खोला तो ऐसे की ठंडक इसके तपते चेहरे से टकराई थी। उसने बेख्तियार आंखें बंद करके जैसे इस एहसास को महसूस किया था और अगले ही पल उसने आंखें खोलकर कदम आगे बढ़ाए। सोनिया भाभी भी ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने चेहरे की क्लींजिंग कर रही थी। उन्होंने शीशे में दरवाजे से अंदर आती अनाया को देखा तो तेजी से चलते उनके हाथ रुक गए और उनकी सवालिया नजरें महसूस करके उनके करीब जाती अनाया के कदम भी रुक गए। उन्होंने आईब्रोज काटकर सवालिया नजरों से शीशे में नजर आती अनाया को देखा। भाभी, मैंने सब तैयार कर दिया है। ठीक है, वो जवाब देकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। वो एक नजर इन्हें देखकर मुड़ गई थी। अनाया उनकी आवाज देने पर वो मुड़कर उन्हें देखने लगी। जी अनाया, मैंने बतूल को भी कॉल कर दी है। वो खाना सर्व करके बर्तन भी धो जाएगी, लेकिन प्लीज तुम चाय का अरेंजमेंट खुद देख लेना। भाभी ने अपना हुक्म दिया। जी, वो इस बात में जवाब देकर कमरे से निकल आई। कमरे में आकर वो पसीना सुखाने के लिए पंखे के नीचे बैठ गई और कितनी देर गायब दिमागे के साथ सामने दीवार को देखती रही। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। वो तेजी से उससे खड़ी हुई। नमाज का वक्त हो गया था। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। वो नीचे आई तो मेहमान आ चुके थे। बतूल ना सिर्फ आ चुकी थी बल्कि टेबल भी सेट कर दी थी। वो अपनी सारी तसल्ली करके ड्राइंग रूम की तरफ सलाम करने की नीयत से आई, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसके ना सिर्फ कदम रुके बल्कि चेहरे के तासरात भी बड़ी तेजी से बदले। आओ अनाया, उसको देखकर सोनिया भाभी खुश दिली के साथ बोली थी। सामने बैठी तीनों हस्तियों की नजरें जैसे इसके वजूद के आर पार हो रही थी। अगर वो यूं ही मुड़ जाती तो भाभी इस बात को पकड़कर पूरा हफ्ता उसको बातें सुनाती रहती। वो धीमी आवाज में सलाम करके बाहर निकल आई। इसे इतना पता था भाभी की कोई सहेली आ रही, लेकिन अगर उसे पता होता कि इस दोस्त को वो भी जानती है और वो भी बहुत अच्छी तरह, तो कभी उनके सामने ना जाती। वो दरवाजे के करीब खड़े होकर अपने उड़े हुए हवास बहाल करने लगी थी, क्योंकि नबील भाई घर आ चुके थे। वो उनके सामने इस तरह जाकर मजीद किसी नई सिचुएशन को हवा नहीं देना चाहती थी। ये तुम्हारे साथ रहती है? वो जानती थी ये सवाल किसने किया है। फिलहाल तो यही है, सोनिया भाभी भी उकताई हुई आवाज में बोली। हिम्मत है तुम्हारी जो अपने घर में रखा हुआ है तुमने। ये अब दूसरी आवाज थी। हिम्मत तो खैर बहुत है मुझ में, सोनिया भाभी की इतराई हुई आवाज आई, लेकिन मजबूरी भी है। नबील की बहन है, वो भी लाडली, सो वक्तन फक्तन मोहब्बत के दौरे पड़ते रहते हैं। पर मैं अब समझ गई हूँ ये खेल ही मुनाफिकत का है। मैं अब नबील के सामने बहुत अच्छी भाभी का रोल प्ले करती हूँ। तो अनाया कुछ नहीं बताती नबील को? नहीं, अब वो वक्त नहीं रहा कि जो कहती वही होता। अब वक्त बदल चुका है। वो नाकाबिल एतबार हो चुकी है और वो खुद भी जानती है, इसलिए खामोश रहती है। अनाया का डर दुख में डल गया। आंसू जो आंखों में जमा थे गालों पर फैल गए थे। शादी करा दो इसकी, तीसरी आवाज आई। कौन करेगा इससे शादी, खास तौर पर तब जब इसका माजी इतना शानदार है। सोनिया भाभी के तंजिया अंदाज में काट थी। वो इस काट से लहू लहान हो रही थी। वो तेजी से आंसू साफ करती हुई वहाँ से हटी थी। लाउंज खाली था। वो भागती हुई सीन अबू करके कमरे में आ गई थी। सीन चेंज होता है। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन वो ऐसे ही लेटी रही। लेकिन जब दस्तक में तेजी आई तो उसे उठना पड़ा। दरवाजा खोलते ही से रमीज का चेहरा नजर आया। क्या बात है पुप्पो, शाम से रात हो गई, आप अब तक कमरे में बंद है, खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है आपकी? बोलते बोलते इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया। आपकी तबीयत ठीक है पुप्पो? वो 9 साल का बच्चा उसे देखकर परेशान हो गया था। मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। वो अपनी कनपट्टी को मसलते हुए बोली। मैं मामा से आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। इसकी परेशानी देखकर वो नम आंखों से मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। लो, मैं भूल गया, पापा ने आपको बुलाया है। वो एकदम सर पर हाथ मारता हुआ बोला। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। इसके कहने पर वो सर हिलाकर मुड़ गया था। वो अच्छी तरह धोकर वो नीचे आई तो नबील भाई चाय पीते हुए टीवी देख रहे थे। उस पर नजर पड़ते ही पहले वो मुस्कुराई, लेकिन इसके करीब आने पर उनकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। सोनिया ने बखौर ये मंजर देखा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नबील परेशानी से उसे देखते हुए चाय का कप टेबल पर रखी। मैं ठीक हूँ भाई, वो सर झुकाकर बोली। लग तो नहीं रहा ठीक हो, आंखें सूजी हुई हैं तुम्हारी, जैसे रोती रही हो। बखौर से देख रहे थे। एक लम्हे की घबराहट थी जो सोनिया के चेहरे पर आई थी। अगले ही पल वो उठकर अनाया के करीब आकर बैठ गई तो उसका हाथ थाम लिया। मैंने आपको बताया था ना, आज सारा दिन अनाया किचन में मसरूफ रही थी। कितना मना किया मैंने, लेकिन आपको तो पता है ना इसको कुकिंग का कितना शौक है। उन्होंने
कहने के साथ इसे खुद से लिपटा लिया। बतूल कहाँ थी? वो अब संजीदा थी। वो आज लेट आई थी, जवाब सोने की तरफ से आया था। अनाया, जब बतूल है तो तुम्हें क्या जरूरत है इतनी गर्मी में खुद को पार करने की? और वो क्या कहती, आपकी बीवी को मैं किचन में ही अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो सोच ही सकी, कह न सकी। अब आराम करो और कोई जरूरत नहीं है खुद को थकाने की। उसका सर थपक कर खड़े हो गए, उनके साथ वो भी खड़ी हो गई। भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। वो रुक कर इसका चेहरा देखने लगा। भाई, मैं नवीद भाई की तरफ जाना चाहती हूँ। क्यों, खैरियत? वो चौंक कर उसे देखने लगता है। सुबह सादे भाभी की भी कॉल आई थी, वो उदास हो रही थी। और फिर मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कल चली जाऊँ। ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ आऊंगा, वो कह कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद वो सोनिया पर नजर डाले बगैर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सीन चेंज होता है। घर तो बहुत खूबसूरत है भाभी। सारा घर देखने के बाद वो सताइशी अंदाज में बोली। सादिया ने मुस्कुरा कर उसका चेहरा देखा, फिर कितनी देर तक देखती रही। ऐसे क्यों देख रही हो भाभी? कितनी वीक लग रही हो। अच्छा, वो धीमे से मुस्कुराई। आपको लग रहा है, वरना मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। खैर मुझे छोड़ें, आप ये बताएं, दिल लग गया है आपका यहाँ? हाँ अच्छा है, सब मार्केट भी करीब पड़ती है, घर के थोड़े आगे पार्क है। शाम में मैं और सबीन अक्सर वॉक पर चले जाते हैं। तुम्हारे भाई का ऑफिस भी करीब है और सबीन का कॉलेज भी। वो सारा हिलाकर पालक के पत्ते चुनने लगी जो सादिया लेकर आई थी। तुम्हारे साथ सोनिया का रवैया ठीक था? पालक के पत्ते जमा करता उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। जी ठीक था, और वैसे भी अब मैं आदी हो गई हूँ उनके रवैये की। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करना चाहती थी, लेकिन आर्ज की फिर भी इसके लहजे से झलक रही थी। हाँ, कितनी आदी हो गई हो नजर आ रहा है। सादिया को इसका झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन वो क्या करती, बताकर भी कुछ हासिल ना था। छोड़े ये बातें, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलवाती हूँ। लेकिन आपने मिस तो की होगी। ऐसे वैसे सादिया मुस्कुराकर बोली। मैंने पूरी की पूरी अनाया को मिस किया था। तुम्हारे भैया का हुक्म था तुम नबील की तरफ चली जाओ। मेरे बस में होता तो तुम्हें कभी वहाँ जाने ना देती। अनाया ने प्यार से उन्हें देखा और जानती थी वो सच कह रही थी। वो मुस्कुराते हुए उठ गई थी। सीन चेंज होता है। रात को शायद बारिश हुई थी, इसलिए मौसम खुशगवार हो गया था। उसने यूं ही लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर काले बादलों का राज था। वो उठकर बालों को जोड़े की शक्ल देखकर खिड़की के पास आ खड़ी हो गई। सामने ही पार्क था, जहाँ दूर तक फैला सब्जा आंखों को अजीब सा सुकून दे रहा था। इक्का दुक्का लोग ट्रैक पर वॉक कर रहे थे। इसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। मुंह धोकर जब वो नीचे आई, सब सो रहे थे। वो कुछ देर तो तसब्बुर की कैफियत में खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर वापस मुड़ी। तभी भाभी जमाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आई। वो इस पर नजर पड़ते ही हैरान। खैरियत है? उन्होंने इस हैरत से पूछा। बाहर अच्छा मौसम लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ देर बाहर पार्क चले जाऊं। अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो मैंने सोचा पहले भाई से पूछ लूं। वो कुछ झिझक कर बोली। सादिया को इसका चेहरा देखकर तरस आया। अनाया, इन बातों के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। उन्होंने इसका गाल थपथपाया तो और सर हिलाकर बाहर निकल गई। बाहर का मौसम वाकई बहुत खुशगवार था। ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की सी फुहार ने मूड खुशगवार कर दिया था। वो सब भुलाए बस कुदरत की रनाइयों को महसूस करते हुए वॉकिंग ट्रैक पर हल्के हल्के चल रही थी। कुछ लोग इसी की तरह चहलकदमी कर रहे थे, जबकि कुछ लोग दौड़ते हुए इसके आगे निकल रहे थे। तभी दाएं तरफ देखते हुए इसे अजीब सा एहसास हुआ। घास पर चलता हुआ शख्स नीचे की तरफ झुका, कुछ तलाश कर रहा था। उसके अंदाज में तेजी के साथ इस्तराब इसे दूर से ही महसूस हो रहा था। वो सर झटक कर वहां से गुजर जाना चाहती थी, लेकिन वो चंद कदम चली थी जब उसने इस शख्स को लड़खड़ा कर बैठते हुए देखा। अब की बार वो खुद को रोक नहीं सकी। भागने वाले अंदाज में वो उनके करीब आई तो जो झुके गहरे गहरे सांस ले रहे थे। आप ठीक हैं? वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। जब वो मुश्किल सांस ले रहे थे, उन्होंने नजरें उठाकर उसे देखा तो हाथ से इशारा किया। अनाया ने उनका इशारा देखा, लेकिन वो समझ नहीं सकी। उन्होंने दोबारा हाथ को बंद करके उसे मुंह से लगाया तो अनाया को 1 सेकंड लगा था समझने में कि इन्हें इस्थीमा का अटैक हुआ है। यकीनन वो पंप की बात कर रहे थे। वो तेजी से उठी और मतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। उसे चंद कदम के फासले पर बेंच पर पानी की बोतल के साथ मिल गया। वो दोनों चीजें उठाकर उनकी तरफ भागी थी। वो तेजी से इनहेलर पंप इनके हाथ में दिया। 2-3 मरतबा इनहेलर लेने से वो अब कदरे नॉर्मल अंदाज में सांस ले रहे थे। अनाया बखौर इन्हें देख रही थी, जिनकी मुतगय्यर कैफियत अब नॉर्मल हो रही थी। अनाया ने पानी की बोतल उनकी तरफ बढ़ाई। अब के उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो बोतल इसके हाथ से ले ली। एक घूंट पी के उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। बहुत शुक्रिया, वो मुश्किल मुस्कुरा कर बोले तो अनाया ने गहरा सांस लिया। अब ठीक है आप? उन्हें उत्तर देख कर वो बेसाख्ता बोली। मैं अब ठीक हूँ नेक दिल परी। इनके शगुफ्ता अंदाज पर पहले वो हैरान हुई, फिर बेसाख्ता जमकर मुस्कुरा दी। मैंने पहले कभी ये चेहरा नहीं देखा है। वो अब भी इसे देख रहे थे। जी मैं कल ही यहाँ आई हूँ, सामने मेरा घर है। इसने उंगली से
सामने इशारा किया। नवीद ताहिर के घर? उनके कहने पर उसने हैरत से इन्हें देखा। आप भाई को जानते हैं? अच्छा, तो तुम नवीद की बहन हो? वो उल्टा उससे पूछने लगे। भाई को कैसे जानते हैं? वो उलझ कर बोली। मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, और दूसरा जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी से नवीद ने ये घर खरीदा है वो हमारी ही है, इसलिए अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। पढ़ती हो? उनके सवाल पे इसने सर नफी में हिलाया। तो क्या करती हो? कुछ भी नहीं, ये कहते हुए कुछ शर्मिंदा सी नजर आई। अरे भाई, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जो कुछ भी नहीं करते वो कमाल करते हैं। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं ए ब्लॉक में सुबह या शाम वॉक करता हूँ। हार्ट पेशेंट हूँ, डॉक्टर कहते हैं चलते फिरते रहें तो दिल भी ठीक रहेगा। ऊपर से स्टीमा का मसला, मौसम में सर्द हो तो मसला और भी तंग। आज भी मौसम सर्द होने की वजह से अटैक का मसला हुआ। वॉक करते हुए मुझे ध्यान नहीं रहा, चीज़ें बेंच पर ही रह गईं। अगर आज तुम ना आती तो मैं अल्लाह को प्यारा हो गया था। अल्लाह ना करे, वो बेसाख्ता बोली। उन्होंने भी बेसाख्ते से देखा, फिर मुस्कुरा दी। नेक दिल परी, तुमने अपना नाम तो नहीं बताया। अनाया। अनाया? उन्होंने दोहराया। बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। अब की बार अनाया मुस्कुराई नहीं। मुँह क्यों के गैर आदमी इसकी तारीफ करे इसे अच्छा नहीं लगा। इसका चेहरा सख्त हो गया था। मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अनाया, क्या कल आओगी? उनके पूछने पर अनाया ने मुड़ कर संजीदा नजरों से उन्हें देखा और जवाब दिए बगैर मुड़ गई और तेज कदमों से चलती हुई केक की तरफ बढ़ने लगी। इसे परवाह नहीं थी कि इसकी बदतहजीबी का अगले बंदे पर क्या असर पड़ता है। सीन चेंज होता है। नहीं आई सबीन? इसे अकेला आता देख कर सादिया भाभी ने पूछा। कह रही है भूख नहीं है, अभी लॉन्च में गई है भाई के पास। सादिया गुस्से से काउंटर की तरफ मुड़ गई। इस लड़की की भी मुझे समझ में नहीं आती। सब खाना खा चुके हैं, अब इसके लिए अलहदा गर्म करो। मैंने तो सारा खाना डोंगे में डालकर फ्रिज में रख दिया है, अब खुद खा लेगी। वो गुस्से से बोलती जा रही थी जबकि वो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सबीन अंदर आई। फूफो, आपको पापा बुला रहे हैं। सबीन के कहने पर वो हैरान हुई, फिर परेशान होकर सादिया को देखने लगी। वो भी कुछ हैरान थी, फिर इसे परेशान देखकर मुस्कुराने। जाओ सुनाओ बात, मैं भी आ रही हूँ। इनका अंदाज तसल्ली देने वाला था। जब अंदर आई टीवी देख रहे थे। भाई आओ अनाया। उनकी आवाज के साथ उनका अंदाज भी संजीदा था। उसके इसी अंदाज से इनकी जान जाती थी। खामोशी से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम आज पार्क गई थी? अनाया का सांस रुक सा गया। वही हुआ जिसका डर था। तभी भाभी भी तेजी से अंदर दाखिल। वो बखौर शौहर का चेहरा देखा। जी भाई, मैं भाभी से पूछ कर गई थी। आज मुझे राहत साहब मिले थे। वो लुझकर उन्हें देखने लगी। बता रहे थे सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तुमने उनकी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम एकदम अचानक वहाँ से चली गई और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सके, इसलिए इन्हें मेरे ऑफिस आना पड़ा। बात खत्म करके उसका चेहरा देखने लगे। मुझे तुमसे इतने रूड बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी अनाया। वो बुजुर्ग थे, क्या तुम्हें इनके साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या सोचते होंगे वो तुम्हारे बारे में, खासतौर पर मेरे बारे में? मेरे अच्छे टर्म्स हैं इनके साथ। वो इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। ऐसे लोगों के साथ बना के रखी जाती है, ना कि बिगाड़ के। उनको मुसलसल बोलता देखकर सादिया को टोकना पड़ा। उन्होंने क्या अनाया की शिकायत की है? नहीं, वो तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन इनका ये कहना कि वो कुछ कहे बगैर अचानक चली गई, मुझे इस बात पर एतराज है। आप खुद तो कह रहे हैं वो अच्छे इंसान है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने माइंड किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो अनाया कल जाके उनसे एक्सेस कर लेगी। अनाया ने चौंक कर सादिया की तरफ देखा। जिन्होंने आंख से इशारा किया तो उसने दोबारा नवीद भाई की तरफ देखा, जो दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उन्हें हमेशा अपनी बात से मतलब होता और अपने मतलब की बात कर चुके थे, जिसका मतलब था महफिल बर्खास्त। वो गहरा सांस लेकर उठ गए। सीन चेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम की आवाज पर उन्होंने मुड़ कर देखा। पीछे खड़ी अनाया को देखकर वो न सिर्फ मुस्कुराए बल्कि उठकर खड़े हो गए। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। अब कैसी है तबीयत आपकी? अनाया के पूछने पर वो मुस्कुरा दी। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ, वो कहकर इधर उधर देखने लगी। कैसे बात शुरू करें? मैं एक्चुअली आपसे सॉरी करने आई हूँ। इस दिन मैं ऐसे ही चली गई। इसकी बात सुनकर हंस दिए थे। नेवर माइंड बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। एक लड़की को ऐसा ही मोहतात होना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि अगर उम्र ज्यादा है तो इंसान शरीफ हो। ये अंदाज पर इसने बेसाख्ता इनकी तरफ देखा था। उसके होठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट। हाँ, लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ। उसकी मुस्कुराहट को देख चुके थे, इसलिए वो जल्दी से बोले तो वो खिलकर मुस्कुराई। यहीं से इनकी दोस्ती का आगाज हुआ था। अब अक्सर शाम को जब भी पार्क आती, राहत साहब पहले से मौजूद होते। वो बहुत दिलचस्प बातें करते थे। वो दोनों वॉक करने के साथ सियासत, खेल, ड्रामों, पुरानी फिल्मों पर बात करते, अपनी अपनी राय देते। वो जो हमेशा अपने खौल में रहती थी अब बातें करने लगी थी। वो खुद हैरान होती कि वो इतना अच्छा बोल सकती है। वो यकीनन ये राहत अंकल के दोस्ताना मुश्ताना रवैये की वजह से था। सीन चेंज होता है। सबीन और रमीस लूडो खेल रहे थे। खेल के शोर ज्यादा
कर रहे थे। वो मुस्कुराते ही अंदर आ गई। नबील भाई की प्रमोशन हुई थी, इसलिए नवीद भाई ने इनकी दावत की थी। वो खिलकर मुस्कुरा रही थी। अपने मूड में तब्दीली वो खुद महसूस कर रही थी। वो नबील भाई का लाया हुआ गिफ्ट खोल रही थी। जब उसे खुद पर किसी की नजरों का एहसास हुआ था, उसने नजर उठाकर देखा। सोनिया भाभी की गहरी नजरें उस पर जमी थी। क्या बात है अनाया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, बल्कि निखरी निखरी लग रही हो, क्या बात है? वो आंखें मटका कर बोली तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने घबरा कर साथ बैठी सादिया को देखा। माशाल्लाह कहो सोनिया, अल्लाह से यूं ही खुश रखे। और निखरने की क्या बात है, माशाल्लाह अनाया शुरू से है ही खूबसूरत। जी भाभी, सही कहा आपने, ये सारा कमाल इसे खूबसूरती के किए धरे हैं। अब के सादिया ने संजीदा नजरों से इन्हें देखा। जाओ अनाया, ट्राइपल ले आओ, सोनिया को मीठा खाने की अशद जरूरत है। सादिया भाभी के तंजिया अंदाज पर भी सोनिया की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया। वो डिश लेकर आई जब लॉन्च में आ रही थी, जब सोनिया भाभी की बात सुनकर वहीं रुक गई। ओहो भाभी, आप तो फजूल में बुरा मान रही हैं। मैंने अनाया को क्या बुरा कहा? इतना ग्लो कर रही थी, पूछ लिया। मुझे लगा शायद इसे पता चल गया है कि हमाद पाकिस्तान आ गया है, इस खुशी में इतना रूप आया है। खुदा का वास्ता है सोनिया, आहिस्ता बोलो। सादिया भाभी का अंदाज धड़कने वाला था। नवीद ने इसका नाम भी सुन लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। हमाद का यहाँ क्या जिक्र, हमारा वास्ता क्या है इस शख्स से? आपका नहीं, लेकिन अनाया का तो था ना। तुम होश में तो हो ना सोनिया? अब भाभी की गुस्सीली आवाज आई थी। वो रिश्ता था, अब है नहीं, इसलिए फजूल मत बोलो। और अनाया के सामने ऐसा कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अनाया की जिंदगी का वो बाब खत्म हो गया है। वो मजीद सुन नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। सारी खुशियां गारत हो गईं। ये वो माजी उसकी जान क्यों नहीं छोड़ता? इसने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। सीन चेंज होता है। मेरी समझ में नहीं आता अंकल कि लोग किसी की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं करते, क्यों बार बार उनके लिए जख्मों को कुरेदते हैं, जिनको मंदमल करने के लिए वो दिन रात कोशा होते हैं। अपना आप मार डालो फिर भी वो माफ नहीं करते। उनके लफ्जों में इतनी कड़वाहट होती है कि वो अगले इंसान के वजूद तक को कड़वा कर देते हैं। वो आज बहुत दिल बर्दाश्ता थी। इसने आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे, लेकिन इसका लहजा इसके अंदर का दर्द बयान कर रहा था। राहत साहब जब कब से इसकी खामोशी की वजह पूछ रहे थे, इसके कहने पर कितनी देर तक कुछ बोल नहीं सकी। फिर सर झटक कर मुस्कुरा कर से देखा। अनाया, ये दुनिया है, दुनिया की मिसाल एक दरांती की सी है। दरांती जानती हो ना, एक ऐसा औजार जिसके दोनों कोने नुकीले होते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है, किसी को भी किसी भी हाल में माफ नहीं करती। अगर यहाँ रहना है तो बातों को दरगुजर करना सीखो। मैं नहीं जानता किस बात ने तुम्हें अपसेट किया है, लेकिन ये जानता हूँ किसी अपने की बात है जो तुम इतना हर्ट होती हो। ये भी कुछ अजीब नहीं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ उसके अपने ही देते हैं, क्योंकि वो उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। और अपने ही होते हैं जो जानते हैं कि आपको किस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है। गैरों को क्या मतलब, इन्हें क्या पता आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। जहाँ तक मैं तुम्हें समझा हूँ, तुम एक अच्छी और बहादुर लड़की हो। इनके कहने पर वो जो बहुत गौर से उन्हें सुन रही थी मुस्कुरा दी। गलत कह रहा हूँ, उसके मुस्कुराने पर वो कबल। मैं ना बहादुर हूँ और ना अच्छी। तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं। अपनी बात पर जोर देकर बोलो। देखो बेटा, गलतियाँ सबसे होती हैं, हो सकता है तुमसे भी हुई हो, लेकिन गलतियों को सुधारा जाता है, ना कि उनमें रहकर खुद को डिग्रेड किया जाता है। जो तुम्हें बातें करते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो खुद बहुत परफेक्ट है? नहीं, उन्होंने भी बहुत सी गलतियाँ की होंगी। बस फर्क ये है कि वो गलती करते हैं लेकिन मानते नहीं। तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूँ। मुझसे कभी एक गलती हुई थी। गलती मेरी बीवी की नज़र में थी। मेरे लिए तो वो मोहब्बत थी। आंसा मेरी कोलिक थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी अम्मा को अपनी बहन की बेटी लानी थी। कज़न थी। उस ज़माने में इतना खुला माहौल नहीं था, बस सलाम दुआ या कभी कभी शादी में आमना सामना हो गया। उसने घर में आंसा की बात की तो जैसे तूफान आ गया। मुझे मारने की, दूध ना बख्शने की धमकियां दी जाती रहीं। अम्मा को दफ्तरों में मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां पसंद ना थी। वो दीदा हवाई होती हैं, कहकर जैसे वो तंजिया मुस्कुराए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई ना माना। उधर आंसा भी ना मानी। उसके माँ बाप थे, बहन भाई थे, उनकी भी इज्जत थी। इसने अपने माँ बाप की इज्जत को ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली। मैंने भी हार मान ली और सब कुछ भूलकर पूरी रजामंदी से नाइला को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लेकिन इसके दिल में जहर भर गया, जैसे तुमने कहा कड़वाहट। ऐसी कड़वाहट जो लफ्ज़ों की सूरत में रूह तक को लहो लहान कर देती है। 33 साल हो गए हैं हमारी शादी को, बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन वो औरत मुझे ताने देने से बाज नहीं आती। शुरू में तो मैं कोशिश करता रहा इसे समझाने की, ताकि मेरे बच्चे मुझे गलत ना समझें, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, समझने के काबिल हुए, तो मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बच्चे समझदार थे, वो समझ गए थे कि वो बाप का माजी था जो गुजर गया। माजी सबको होता है, इसको भुला दिया जाता है, इसमें जिया नहीं जाता। कहकर उन्होंने गहरा सांस लेकर बात खत्म की। तभी उनके मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन ग्लो, शैतान का नाम लिया, वो हाजिर। उन्होंने स्क्रीन इसके सामने की जिस पर 5 लिखा था। उनकी शक्ल देखकर वो मुस्कुरा दी। हेलो, बस आ रहा हूँ, कहकर उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया।
आज मैं इतना खुश था लड़की, लेकिन तुम्हारी अफसरदा सूरत देखकर सब भूल गया। सॉरी अंकल, वो अफसरदगी से बोले। सॉरी नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा तुमने अपना समझकर मुझसे बात की। बात करने से दिल हल्का हो जाता है और तुम मुझे ऐसे ही प्यारी हो जैसे मेरी अपनी बेटी हो। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे अल्लाह को जो मंजूर था। इस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा, यकीन जानो मुझे लगा मेरी बेटी मेरे पास बैठी है। मैं घर में तुम्हारा इतना जिक्र करता हूँ कि मेरे बेटे चिढ़ने लगे हैं। कौन है जो डैडी को इनसे ज्यादा अजीज हो गई हैं? वो गौर से इनका चेहरा देखने लगे। वो जो कह रहे थे इसकी सच्चाई से इनके चेहरे से महसूस हो रही थी। वो अपनी पहली मुलाकात में इनके मुतालिक अपने ख्याल पर शर्मिंदा सी होकर रह गई। बात करते हुए मुझे टाइम का पता नहीं चला, एयरपोर्ट जाना है इसलिए नायला का फोन आया। जल्दी जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगे। कौन आ रहा है अंकल? उसने सरसरी से पूछा था। मेरा छोटा बेटा, लाडला तो माँ का है लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तो उसकी माँ काबू में रहती है मेरे। कहकर वो कहकर लगा कर हंसा तो वो भी मुस्कुरा दी। मेरे नाम रामगुजर की मुसाफिर का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अब मिलते हैं नावल के दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा। ढेर सारा